तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ साइंस की, कुछ फिलॉसफी की, कुछ मैथमेटिक्स की। और आज बात होने वाली है दुनिया का सबसे बड़ा सवाल कि क्या दुनिया में हमारे पास सही में फ्री विल है या नहीं। इसके ऊपर बाय द वे एक बहुत खूबसूरत पॉडकास्ट बनाया था मैंने विकास दिव्यकीर्ति सर के साथ, आप वो भी देख सकते हैं। मगर वहां पर थोड़ी फिलोसफिकल टर्म्स में बात हुई थी, यहाँ पे थोड़ा साइंटिफिक पैटर्न में बात करेंगे। कैमरा लग चुका है, कैमरे से यहाँ पे तार जा चुकी है आईपैड पर, यहाँ पर मैं स्क्रीन देख पा रहा हूँ। आई होप आप, मैं भी फोकस में हूँ, सही है। और थोड़ी बैटरीज बहुत जल्दी ड्रेन करता है, हमें पता नहीं था कैसे काम करता है। नया नया अमीर हो रहे हैं ना हम लोग आपके प्यार से। और साथ ही साथ मैंने इंडिया टूर अनाउंस कर दिया है अपने शो का। इल्यूजन था पहले शो, उसका नाम बदल के फिल्मी माँ रख दिया है। इल्यूजन से लोग सोच रहे थे भाई कि बहुत सारे फिजिक्स का लेक्चर होने वाला है, वैसा नहीं है, वैसा ही है। मेरी माँ की जिंदगी के ऊपर कहानी है। मेरी माँ की कहानी में आप अपनी माँ देखेंगे, महाभारत की बात होगी, साइंस की बात होगी, रामानुजन की बात होगी, अब्दुल कलाम साहब की बात होगी, सबकी बातें होंगी। ऐसे शो जाएगा। टिकट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने, और यहाँ पे कॉल, टिकट के लिए ही कॉल कर तो बस आई होप, अगर आप, ये इंडिया टूर है, बहुत सारे स्टेट्स कवर है इसके अंदर, कोलकाता, अहमदाबाद, ये सब आ रहा है, स्टेट्स ने, सिटीज। तो बस इसके ऊपर है, डिस्क्रिप्शन में टिकट की लिंक है, जाके बुक कर लेना। फिर मत बोलना कि मैं आया कि नहीं आया। डॉक्टर साहब, फ्री विल के ऊपर डिस्कशन, म्यूजिक। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन। कई बार कई सारे शब्द आपने हमारे मुंह से बार बार सुने होंगे कि भाई फ्री विल, डिटर्मिनिज्म है, इस पे बात करेंगे, उस पे बात करेंगे। लेकिन कई लोग दगाबाज होते हैं। कहा था कि कभी वीडियो बनाएंगे और अच्छा खासा टॉपिक ले गए दिव्यकृति सर के पास। खैर, नो हार्ड फीलिंग्स, दिव्यकृति सर का क्या ही जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बातचीत हुई है। उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जरूर देखिएगा वीडियो। हमारा वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वीडियोज है एंड वी विल फॉरएवर बी थैंकफुल टू विकास दिव्यकृति सर फॉर दैट। सोच के देखो, उस वीडियो को सबने देखा है, इस वीडियो को हम लोग देखेंगे और यहाँ से उसको चैनलाइज कर रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है ब्रदर। वी आर सिक्योर पीपल। ओके, हम ऐसे घबराते नहीं कि ओह इसने ऐसा कर दिया, ओह ये मेरे से बेहतर है तो है भाई। अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें सुनने में कोई खराबी है? अब इनको लग रहा है सारी बातें फ्री से बोल रहे हैं, आप सारी बातें फ्री विल से सुन रहे हैं, और ये सारी वीडियोस फ्री विल में बनाई जा रही है। अब इसी के ऊपर डिस्कशन चालू है। तो यार फंडामेंटल सवाल ये है, ये पहले क्लियर कर देते हैं अपन, है ना। फिलोसॉफिकल बातें दिव्यकृति सर कह चुके हैं, दिव्यकृति का कोई जवाब नहीं, तो हम नहीं करेंगे वो सब बातें। बिल्कुल। Why है ना, why fix something that is not broken? तो हम बात करने वाले हैं साइंटिफिक तौर पे। So सुफियान, my first question to you. Yes brother. Is there free will or no? In scientific terms, क्या हमारे पास वाकई खुद की मर्जी है या फिर वाकई सब कुछ कोई कभी कहीं लिख कर छोड़ गया? शोपनहार, आर्थर शोपनहायर कहते हैं उनको। फिलोसोफर का नाम एक था, फिलोसोफर का नाम शोपनहार, जिसको आई गेस आइंस्टाइन बहुत कोट करते थे। यू कैन डू व्हाट यू विल बट यू कैन नॉट विल व्हाट यू विल। ओके, अब कहानी शुरुआत होती है न्यूटन से, जाएंगे आइंस्टाइन पर, फिर जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स पर, फिर लोगों को लगता है शायद फ्री विल होंगे। उसके बाद हमारे पास डॉक्टर साहब भी थोड़े न्यूरो साइंस की बात कर लेंगे। तो पहली बात, सिंपल सी बात है, न्यूटन साहब क्या कहते हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है। अगर आप ध्यान से, अगर आप 11th-12th में फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको दिखता है कि यार अच्छा, मुझे किसी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे पता है इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, और इतने टाइम में हमें पता करना है कि ये पोजीशन में इस पार्टिकल की नई वेलोसिटी क्या होगी या फिर इसकी पोजीशन क्या होगी। यस, ठीक है, ये होता है। हम इक्वेशन लगाते हैं, v = u+at, फाइनल वेलोसिटी मिल जाती है। s = ut + ½ at², इससे हमें पोजीशन मिल जाता है। ये सब हम करके काइंड ऑफ फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं। इसका समझो, इसका मतलब क्या है। हो ये रहा है, आप इनिशियल कंडीशंस के हिसाब से, आप इनिशियल कंडीशंस में वैल्यू पुट करते हैं और फाइनल पोजीशन मिल जा रही है, फाइनल वेलोसिटी मिल जा रही है इन टर्म्स। इसका मतलब आप उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। यस, फेयरली एक्यूरेटली भी कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल का भविष्य बता रहे हैं। पार्टिकल का भविष्य इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। ओके, अगर पार्टिकल का भविष्य इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, और अगर हम इनिशियल कंडीशन सारी जान ले, इसका मतलब हम फाइनल कंडीशन जान सकते हैं। यानी कि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी पार्टिकल का। सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब इसी को अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स में अपने हिसाब से लेके आए तो क्या हो रहा है कि हम क्या करने वाले हैं वो डिपेंड करता है हमने क्या क्या कर रखा है। जैसे मैंने सोनम वांगचुक सर के सपोर्ट में पोस्ट डाला था,
तो उसके बाद गालियां पड़नी थी, वो हमने देख लिया। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही है। बिल्कुल, कॉजैलिटी की बात हो रही है। और कुछ कुछ तो मारने मुड़ने की धमकी वाली बात भी हो रही है। आजा। कोई बात नहीं ब्रदर, आजा, तुम जैसे लोगों के लिए मैंने शो में 4-4 बाउंसर रखे हुए। सिस्टम पाड़ देंगे। एनीवेज, तो आप इसको समझ रहे हो, क्लासिकल मैकेनिक्स में जब आप सिंपल फिजिक्स की इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आप बेसिकली फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो, यानी कि आप बता रहे हो भविष्य में क्या होगा इनिशियल कंडीशन के हिसाब से, यानी कि भविष्य पहले से तय है। यस, मोटे मोटे तौर पे देखिए, इसको एक डोमिनो इफेक्ट कह सकते हैं। हमको लगता है कि आज जो अभी हम कर रहे हैं वो सिर्फ हम कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियली अगर एक डोमिनो को देखोगे कि वो डोमिनो गिरा, हमको लगता है भैया अपने मजे से गिरा, मगर उसके पीछे एक चेन ऑफ डोमिनोज गिरते चले जा रहे हैं, जिसके पहले जिसका एंड रिजल्ट है कि ये जो आप डोमिनो को देख रहे थे वो भी इवेंचुअली गिरा। ये क्लासिकल चीजें चल रही थी, क्लासिकल मैकेनिक्स में ये बातें चल रही थी। उसके बाद आता है, ये हमें एक मोटे मोटे तौर पे न्यूटन के हिसाब से आती है, न्यूटन की डायनामिक्स के हिसाब से आते हैं। ओके, क्लासिकल मैकेनिक्स। बेसिकली आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कि सवाल शुरू हुआ था इससे कि यार क्या हमारे पास, आगे देख, अरे मैं कैमरा सेट कर रहा हूं। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड ब्रदर, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैपनिंग हियर, व्हाई आर यू डिस्ट्रैक्टेड ब्रदर? फोकस सेट जाऊंगा। यस, लिसन टू मी। यस ब्रदर। क्वेश्चन वाज Yes. कि क्या हमारे पास वाकई अपनी मर्जी है या नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि साइंटिस्ट इसे एज अ मोर ब्रॉडर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या वाकई दुनिया में ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनके पीछे कोई कारण नहीं है, वो बस हो रही है ना? हाँ, तो ये मतलब साइंस इसको एक मोर ब्रॉडर टर्म में देखता है, जबकि मेरा जो सवाल था इनिशियली वो काफी लिमिटेड था एक तरह से, क्योंकि मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि हमारे पास कोई फ्री विल है डिसीजन मेकिंग की, नहीं। तो साइंस ये कहती है कि अगर हमारे पास फ्री विल की डिसीजन है तो ये यूनिवर्सली अप्लाई होनी चाहिए भाई। साइंस ऐसे काम करती है। तो फिर रैंडम इवेंट्स होने चाहिए। सो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज ऑल बकवास, डोमिनो इफेक्ट टाइप रहता है ना? अगर हम इनिशियल कंडीशन जान ले तो हम रीजनेबली एक्यूरेटली एक किसी चीज का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक्यूरेटली फ्यूचर बता देंगे, प्रेडिक्ट भी नहीं, बता ही देंगे। तो इसको बताता है आइंस्टाइन। न्यूटन क्या बोलते थे मेरे भाई? न्यूटन एक बात बोलता था, न्यूटन बोलता था सब कुछ ना यार, सब कुछ टाइम जो है ना एक एब्सोल्यूट चीज है। ओके, सन पे टाइम की स्पीड जो है, अर्थ पे टाइम की स्पीड जो है, एक भागते हुए इंसान के लिए जो स्पीड जो है, एक डंडा मारते हुए पुलिस वाले की जो डंडा जो मार रहा है उसकी जो स्पीड है, वो सारी जो उसके लिए टाइम सेम चल रहा है। टाइम कितना अलग चलता है, जैसे अगर फिलोसफी में देखेंगे कि आज जिसने, मैं उसमें नहीं आ रहा कि सही क्या गलत क्या, बस ये बात है। एक बहुत अच्छा किसने बोला था, अगर मैं प्रोटेस्ट की बात करूं तो आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट पॉइंट ये है, पुलिस वाले अपना काम कर रहे थे, बिल्कुल मानता हूं। पुलिस वाले को कहा था कि तुम्हें भीड़ कंट्रोल करनी है, डंडा मारना है, बिल्कुल मानता हूं। चुनाव उनके ऊपर ये था कि कितने तेज से मारना है। या खैर उससे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, बात यहाँ पे आती है टाइम की। बट वो भी डिपेंड करता है कि कैसे बोला था कि भाई भीड़ कंट्रोल करनी है, मारना है, तो फिर स्पीड कम रहेगी। भीड़ कंट्रोल करनी है, मार। वैसा है। एनीवेज, तो बात अब टाइम के हिसाब से आए तो टाइम न्यूटन भाई ने बोला था एब्सोल्यूट है। अब क्यों बोल रहे थे, क्यों इतना बड़ा सवाल उठ गया था? आइंस्टाइन की एक थ्योरी के हिसाब से, बहुत तहलका थ्योरी, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियस इवेंट। इसको पहले समझते हैं। साइमल्टेनियस इवेंट मतलब क्या था? दो चीज एक साथ हो रही है, इसको कहते हैं साइमल्टेनिटी। यस। आइंस्टाइन ने जब एक थॉट एक्सपेरिमेंट दिया था, एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है, मैं हमेशा बोलता हूँ जीनियस, उसमें देखना, ट्रेन का एक्सपेरिमेंट था वो, कि एक बंदा प्लेटफॉर्म पे है, दूसरा बंदा ट्रेन से सफर कर रहा है। प्लेटफॉर्म पे देखता है एक बंदा, दो ए और बी पोजीशन पे, क्या नाम है, बिजली कड़की एक साथ कड़की। लेकिन जो ट्रेन में बैठा है, ट्रेन बी वाले पोजीशन में इस तरफ जा रहा था, तो पहले ये वाली बिजली कड़कते हुए देखेगा, फिर बाद में ये देखेगा। तो एक इंसान के लिए, एक ऑब्जर्वर के लिए जो साइमल्टेनियस है, वो दूसरे के लिए नहीं है। अगर साइमल्टेनियस सब जगह सेम नहीं है, मतलब कि आज प्रेजेंट मोमेंट नाउ सबके लिए एक जैसा नहीं है। मतलब आज जो मेरा नाउ है शायद किसी के लिए पास्ट होगा, शायद किसी के लिए फ्यूचर होगा। अगर ऐसा होता है, इसको कहते हैं ब्लॉक थ्योरी कहते हैं। अगर ऐसा होता है मतलब कि समय एक चादर की तरह बिछा हुआ है, समय एक एक्सिस की तरह बिछा हुआ है, जिसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि तेरा नाव जो है वो मेरा नाव नहीं है। योर 6 कैन बी माई 9। नो, नेवर, नॉट। गाली गोटिया कुछ था ये तो भाई प्रमोशन से भी लेना मुझे, सभी से लेना है। यस ब्रदर, सबका लेना है। हाँ, प्रमोशन। तो आप समझे, आइंस्टाइन की थ्योरी ने बता दिया हम लोगों को कि यार समय पे सब कुछ, अगर नाउ जब सेम नहीं है, टाइम सबके लिए सेम नहीं है, एक्सिस आ गया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक साथ एग्जिस्ट करता है, यानी कि सब कुछ लिखा होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है
कि भैया जो मैं आज हूँ, जो मैं कल था, जो मैं कल होने वाला हूँ, वो तो सब टाइम पे लिखा गया है। करेक्ट। इसका मतलब मैं जो कर रहा हूँ मुझसे करवाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। यू कैन डू वट यू विल बट यू कैन नॉट विल वट यू विल। आपको मतलब अगर किसी को कॉफी पीना पसंद है वो कॉफी पिएगा, लेकिन कॉफी पसंद करना ये विल उसके पास नहीं है। ये आइंस्टाइन मानते थे। यू कैन नॉट विल व्हाट विल। तो वही बात होगी ना कि हाउ मच वुड कुड वुड चक चक वुड चक वुड चक वुड। बताओ। तो ठीक है। हाँ, तो ये सब बात बातें तो यार अब तक मैं देख रहा हूँ कि जो साइंटिस्ट वाले जो हैं, ये जो लोग हैं, ये मुझ जैसे जो सिंपल क्रिएचर्स हैं, इनका दिल तोड़ रहे हैं भाई। क्योंकि हम मानते हैं, हमें अच्छा लगता है ये सोच के कि यार काश कल जो है आज से बेहतर होगा। मगर अब तक साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं बाबू ना ना ना, ना ऐसा नहीं होता। हर एक चीज लिखी गई है और ये काफी दावे के साथ कह रहा है आइंस्टाइन, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी है। मगर बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। आई गेस somebody said something and Einstein didn't like it and brother, like yes, यार yes. क्या हो रहा है ये, आप Brother, ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये अच्छा नहीं है। अब तक हम क्लासिकल मैकेनिक्स पे थे ना, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स ऊपर थे, यस, मैक्रोस्कोपिक पे थे। माइक्रोस्कोपिक पे आते, जैसे ही माइक्रोस्कोपिक पे हम घुसे तो हमको पता चलने लगा ये इसकी शुरुआत किसने की। पता है इस सब की शुरुआत की थी प्लैंक साहब ने कर दी। ठीक है, जब उन्होंने ये बता दिया ना कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर सारी शुरुआत क्वांटम मैकेनिक्स की कहाँ से हो रही है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझने से। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होता है वो सिंपल सी बात है, ये बताता है कि एनर्जी किसी बॉडी में से, ऑब्जेक्ट में से कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं निकल पा रही। यस, हमेशा एक पैकेट में निकल रही है। इनफैक्ट आइंस्टाइन साहब को 1905 में जिस थ्योरी की वजह से नोबेल प्राइज मिला जाके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उन्होंने यही बताया था कि लाइट खुद एक पैकेट्स में अवेलेबल है, एनर्जी पैकेट में, जिसको हम फोटोन्स कहते हैं। तो सब कुछ पैकेट्स में आ रहा है। तो हम जब और घुसने लगे तो हमें माइक्रोस्कोपिक ये क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट होने लगी थी कि यार अब हम एक काम करते हैं, हम एटम्स को समझने के लिए उतरते हैं, हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजें काम कैसे करती है। और जब उसके अंदर उतरने लगे तब हमारे पास दुनिया का सबसे भद्दा बकवास साइंटिस्टों को तोड़ने वाला एक्सपेरिमेंट जो एक था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसका एक वर्जन नया जब आया, साइंटिस्टों ने क्या किया, पार्टिकल समझने की कोशिश करी। उन्होंने क्या करा कि यार दो स्लिट्स है, इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। सोच के देखा ना डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, अगर आपने दो लाइट सोर्स लगा दी जो कि कोहेरेंट है एक दूसरे के साथ, तो दो लाइट सोर्स मिलकर एक जगह अंधेरा भी पैदा करेगी, एक जगह रोशनी भी पैदा करेगी। दो रोशनियां मिलकर एक जगह अंधेरा पैदा कर सकती हैं। दिमाग घूम जाता है समझ के ना। यानी कि वो कुछ तो वेव में बात कर रही है। जब हमने इलेक्ट्रॉन को गुजारा डबल स्लिट से, इलेक्ट्रॉन्स की बीम को नहीं, 1000 इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन को गुजारा डबल स्लिट से, वो भी जाके इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रहा था। मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक साथ दोनों स्लिट से पास कर रहा था। मतलब कि इलेक्ट्रॉन खुद कहां है पता ही नहीं है। इसके वजह से डेवलपमेंट जब होने लगी, जब नील्स बोर और सब लोग मिलके आने लगे, तो उन्होंने जाना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। आप समझने का जाओगे तो शायद गलत समझते हैं लोग, सोचते हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ जान सके। नेचर के पास इंफॉर्मेशन नहीं है पोजीशन और मोमेंटम के एक साथ, वो आपके ऑब्जर्व करने पर ही एक शेप ले लेती है। और ये लोग ये स्टेटमेंट को बहुत गलत वे में समझते हैं कि शायद कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व है इसके अंदर, मेजरमेंट इन्वॉल्व है। ऑब्जर्वेशन मींस मेजरिंग। जैसे इलेक्ट्रॉन कौन से स्लिट से जा रहा था, ए या बी, जैसे ही ऑब्जर्व किया गया उसने अपने आप को तोड़ के पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगा। फिर इसने डेवलपमेंट किस चीज की करी, उसने डेवलपमेंट करी जिसने बहुत बूम दिया वेव फंक्शन की बात को। यस, अब मतलब कि श्रोडिंगर्स वेव श्रोडिंगर, यस, श्रोडिंगर खुद उनमें से था जिसने क्वांटम मैकेनिक्स पे बाद में जाके लड़ाई कर रहा था कि नहीं भैया मैंने बकवास कर दी है। लेकिन वेव फंक्शन क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है पार्टिकल्स की, किसी भी अगर हम क्वांटम लेवल पर जाएं कि पार्टिकल कहां हो सकता है, इन सब की प्रोबेबिलिटी के एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इलेक्ट्रॉन एक साथ दोनों जगह से जा सकता है, पूरा का पूरा सब कुछ प्रोबेबिलिटी पे है। ये बेसिक नेचर ऑफ यूनिवर्स है जिससे आइंस्टाइन खफा हो गए भाई। So brother, finally we have someone telling us कि भाई वाकई ऐसा कुछ तो हो रही है जो समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल रैंडमली हो रही है। हाँ। बता दे भैया क्या हो रही है, फीमेल हो रही है यही हो रही है भाई। लेकिन एक और चीज बोलना चाहता हूँ आपको, रैंडमनेस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास चॉइस है। ए चलना, सुन ध्यान से सुन। ये तू मेरे को फ्रस्ट्रेट कर रहा है। सुनना रे, मत कर रही। अरे बाबू सुनना, देख सिंपल सी बात है। माना इलेक्ट्रॉन बहुत जगह हो सकता है, ऑलराइट, लेकिन बहुत जगह जहां जहां हो सकता है वो तो आपके हाथ में नहीं है ना।
रैंडमनेस इज नॉट इक्वल्स टू फ्री विल। ये सबसे बड़ी गलतियां होती है लोग। ये ऑब्जर्वेशन चेंज रिजल्ट का मतलब आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन वो जो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है वो आपने नहीं बनाई है। बट है ना भाई, तू लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, तेरे पास दो चॉइसेस है। Yes. ये दोनों चॉइसेस तेरे पास ऑप्शन है, तूने ऑप्शन को क्रिएट नहीं किया है। देयर इज नो दैट क्वांटम मैकेनिक्स भी ये नहीं कहती कि फ्री विल 100% में नहीं बोलती है ना। है क्वांटम मैकेनिक्स ये नहीं कहती कि फ्री विल नहीं है, ये भी नहीं कहती कि फ्री विल है। अरे यार, ये इधर उधर की बातें काइकू करता है, इधर रहने का इधर रहने का। मैं बता रहा तुझको, ये लोग गलत इसलिए समझते हैं कि भैया इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखो हम क्यों जा रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे इसलिए जा रहे हैं कि भैया फ्री विल की जो डिसीजन आता है शायद बेसिक फंडामेंटल फ्रेमवर्क से फ्री विल आनी चाहिए। हम फंडामेंटली बने एलिमेंट्री पार्टिकल से। अब एलिमेंट्री पार्टिकल खुद डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो शायद हमारे पास भी एक चॉइस आ जाएगी। आप ये समझो। और इसी चीज में आइंस्टाइन ने जब ये बातें सुनी, आइंस्टाइन बहुत पुख्ता शब्दों में मना करते थे क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट को। ध्यान रखना भाई, मतलब हाँ हाथ पार कह रहा है वो इंसान। भाई, आइंस्टाइन दो और लोगों के साथ मिलकर उन्होंने ईपीआर पैराडॉक्स करके एक पेपर निकाल दिया कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स बकवास है। बेसिकली वो कह रहे थे। एक चीज मैं बताता हूँ, आइंस्टाइन क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट से खफा नहीं थे। इस बात को आप भी समझना। आइंस्टाइन इस बात को एक्सेप्ट करते थे कि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है। वो बस ये बोलते थे क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट नहीं है। इसलिए एक वर्ड निकल गया था, हिडन वेरिएबल्स। आइंस्टाइन बिल्कुल मानते थे कि जैसे यार ये हिडन वेरिएबल पे बात करो, क्योंकि ये आगे चल के ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत मतलब आइंस्टाइन ने किसी पॉइंट पे नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स की बातें जब हमने बात सुनी, या हमने जब वेव फंक्शन के ऊपर बात करी, हमने डी ब्रोगली की बातें करी, एक्सपेरिमेंट किए गए, सारे एक्सपेरिमेंट बहुत सारे रियलिटी को सही से बता रहे थे। आइंस्टाइन इस बात को अप्रिशिएट करते थे। लेकिन आइंस्टाइन ये बोलते थे, तुम ये बोल रहे हो कि कोई पार्टिकल, कोई भी चीज़ उसके पास ऑब्जर्वेशन से पहले, यानी कि उसको मेजरमेंट करने से पहले कोई भी खुद की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बकवास चीज़ है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा क्वांटम मैकेनिक्स एज अ सब्जेक्ट अभी डेवलप नहीं हुआ है। यार यहाँ तुम्हें एक और एक इंटरेस्टिंग चीज नहीं नजर आ रही क्या? जैसे मैंने कहा था, पहला सवाल जो था मेरा वो मोस्टली एक फिलोसॉफिकल टर्म्स में था। हाँ। कि क्या हमारे पास चुनाव है या हमारे पास चुनाव नहीं है, है ना? हाँ। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, आइंस्टाइन का जो पर्सनल बिलीव है वो डिटर्मिनिस्टिक है। बिल्कुल है। आइंस्टाइन कहते थे, देखो आइंस्टाइन ने जब अपनी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी भी बनाई थी ना, तो वो अपने आप में कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी सजेस्ट कर रही थी जो आइंस्टाइन खुद मानने तैयार नहीं थे, है ना? तो उनका अपना बायस उनकी साइंस के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था। क्योंकि अगर वाकई मास के होने की वजह से स्पेस टाइम फैब्रिक मुड़ सकता है, तो कई सारे साइंटिस्ट ने कहा कि भैया ब्लैक होल भी बन सकता है फिर तो। लेकिन क्योंकि आइंस्टाइन डिटर्मिनिस्टिक थे, वो कॉज और इफेक्ट में बिलीव करने वाले इंसान थे, उन्होंने कहा यार देखो, अगर ये चीज सेंस नहीं बना रही ना आपको, तो ये नहीं होगी। और ये मोटा मोटा एक तरह से उनकी थिंकिंग क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर भी यही थी मेरे ख्याल से। कि आप जो सजेस्ट कर रहे हो ये इनएक्यूरेट सा लग रहा है ना? ये सेंस नहीं बना रहा है। इधर पे कॉज और इफेक्ट का जो चेन है वो अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, इसलिए शायद आपकी साइंटिफिक थिंकिंग या आपकी साइंटिफिक फिलॉसफी इनकम्प्लीट है। रिजल्ट दे रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये बोलना कि ये कंप्लीट तुम समझ चुके हो इसको, ये गलत है। मतलब वही है ना कि हवा में बल्ला घुमाओ, कभी छक्का लग जाएगा तुमसे, ठीक है मानता हूँ, अच्छा मारा तुमने शॉट, लेकिन तुम फिर बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर से कंपेयर मत करना। गलत होता है ये। दिस इज नॉट। कैसे हो सकता है बाबर आजम सचिन तेंदुलकर हो? भाई बहुत अच्छी वीडियो है यार। अरे यार मैं बता रहा हूँ, दुनिया में जिनको मतलब भाई आप लोग जरा डरे, खुदा का खौफ करो। सचिन इतना बड़ा प्लेयर है यार। पहले आपने कहा कि वो बाबर आजम जो है विराट कोहली, उसके बाद सचिन तेंदुलकर। कैसे हो सकता है ऐसा? हो गया अहमद शहजाद को पहले अपना विराट कोहली से किया, फिर अब आप कह रहे हैं कि बाबर आजम सचिन तेंदुलकर बन गया। सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा प्लेयर है। अरे यार क्या लोग है वो दोनों। एनीवेज, तो वो ऐसी बात हो रही थी। अब इसमें एक चीज निकल के आती है, देखो क्या हुआ,
जब डेवलपमेंट होने लगी थी तो एक हिडन वेरिएबल्स कहाँ से आते हैं इसको बताता हूँ। पार्टिकल के पास खुद के पास इनिशियली कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी स्टेट नहीं है। ऑब्जर्वेशन वेव फंक्शन तोड़ता है, वो स्टेट अक्वायर कर लेता है, वेलोसिटी की या पोजीशन की कर लेता है। इसका मतलब इनिशियली वो एक प्रोबेबिलिस्टिक दुनिया में है, ठीक है। अगर दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड है, मतलब एंटेंगल्ड का मतलब होता है रिलेटेड, मैथमेटिकली फ्रेमवर्क में रिलेटेड। तो अगर आप बोल रहे हो कि दो पार्टिकल एक दूसरे से एंटेंगल्ड है और उनके पास खुद के पास इनिशियली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये तब साबित हो जाएगा अगर जैसे दो पार्टिकल को एंटेंगलमेंट में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। एंटेंगलमेंट में क्या होता है कि अगर एक कॉइन का एक सिक्का, एक पार्टिकल है और ए और बी पार्टिकल एंटेंगल्ड है, मैंने एक पार्टिकल रखा अर्थ पे, दूसरा रख दिया यूनिवर्स के किसी दूसरे छोरे पे, कोने पे। छोरे बोल दिया मैंने, छोरे बहुत पिटे ना छोरे इसलिए। एनीवेज लड़कियां भी पिटी हैं यार, बहुत गंदा। एफ तो ए पॉइंट पे है इधर, दूसरा है अलग यूनिवर्स के कोने पर। मैंने इसको ऑब्जर्व किया, सडनली अपनी प्रॉपर्टी जो है वो इसके हिसाब से एक्वायर कर लेगा। इसका मतलब इतने बड़े यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन सडनली ट्रांसफर हो रही है, ट्रैवल हो रही है, लाइट की स्पीड को, बैरियर को तोड़ रही है। इसका मतलब ये गलत है। इसके लिए उन्होंने बोला कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। ईपीआर पैराडॉक्स में ये आता है, दोनों एक दूसरे से इनिशियली मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में रिलेटेड होने चाहिए और हिडन वेरिएबल होने चाहिए उनके पास। इसको प्रूव करने के लिए बेल्स इनइक्वालिटी आती है कि अगर दो पार्टिकल एक दूसरे से मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में रिलेटेड हैं, इसका मतलब वो एक सर्टेन वे में इनइक्वालिटी शो करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। और उसी एक्सपेरिमेंट किया गया, बेल्स इनइक्वालिटी 1980s में किया गया था शायद, वो दिखाया गया कि सही में इनके पास इनिशियली कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई भी हिडन वेरिएबल नहीं थे और पार्टिकल रैंडमली अपने आप को एक दूसरे से रिलेट कर लेते हैं और यहाँ की स्पोकी एक्शन या डिस्टेंस हो रहा है। सही में यूनिवर्स इनिशियल पॉइंट पर अपने पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रख रहा है, बहुत सी चॉइसेस हैं, यानी कि यस। नहीं, मैं मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जरा कंफ्यूज लग रहे हैं। यस, हम इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। हम इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, है ना। क्वांटम एंटेंगलमेंट पर अंकित, सूफियान और मैं पहले ही वीडियो बना चुके हैं। देखिए, अगर ये इतनी सिंपल बात होती हर कोई समझ जाता। तो जिनको ये चीज नहीं समझ आई, हम उसकी वीडियो भी लिंक कर देंगे। ये बेल्स इनइक्वालिटी के ऊपर बात करता है और इवेंचुअली जाता है क्वांटम टनलिंग के ऊपर। बिल्कुल, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इसका ये क्या चीज साबित हुई फ्री विल के ऊपर, अगर टॉपिक पे हम जब आज इस पे बात कर रहे हैं, तो ये बात हुई किसी भी पार्टिकल के पास इनिशियल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इनिशियल चॉइस या इनिशियल कोई कॉज एंड इफेक्ट पे नहीं जुड़ा हुआ है। कोई डोमिनो पैसे पीछे नहीं गिरा हुआ है, ये रैंडमली अपने आप को एक्वायर कर रहा है। फ्री विल ब्रदर, चांसेस हो सकते हैं फ्री विल के, लेकिन एक सेम एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन पे अलग अलग थ्योरीज निकल के आ जाती है। बता, कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन ऑब्जर्वेशन से रियलिटी शेप लेती है। रैंडमनेस फ्री विल को एक्वायर नहीं बताती है। रैंडमनेस का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो कुछ भी हो सकता है उसमें तुम्हारा चॉइस नहीं है कुछ, ठीक है। ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट होंगे, तुम उसमें से कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन ए से लेकर जेड तक ही हैं, ये यूनिवर्स का चॉइस है, तुम्हारे पास फ्री नहीं है। मैन्युअल इंटरप्रिटेशन, हर पॉसिबिलिटी के लिए एक नया यूनिवर्स है, हर पॉसिबिलिटी एक साथ घट रही है, तो जिसमें तुम आज हो वो तुम्हारी चॉइस नहीं है, तुम बस किसी एक यूनिवर्स में चले गए हो। ये एक बात क्यों नहीं करती है साइंटिस्ट लोग की, हाँ यही है भाई। इन लोगों ने पहले तो 9th स्टैंडर्ड में दिमाग खराब कर दिया भाई। पहले 9th स्टैंडर्ड में जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो 12th में जाके बदल जा रही है कि ऐसा होता ही नहीं। आगे आकर एक बंदे ने कहा कि ऐसा नहीं होता भाई, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अरे ऐसे थोड़ी करो यार। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों हम एक जगह पर आकर रुक क्यों नहीं जा रहे हैं, हम पक्का से क्यों नहीं कह रहे हैं कि फ्री विल है या नहीं है? व्हाट इज दिस? यार बात यह है ना कि इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हुए, एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था 1980s में। क्या नाम था उस एक्सपेरिमेंट का? बेंजामिन लीबे नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये दिखाया कि अगर आपके पास कोई चॉइस है, मान लो आपको कौन सा बटन दबाना है, ए दबाना है या बी दबाना है, आप दबाने जा रहे होंगे उससे पहले दिमाग डिसीजन ले लेगा। न्यूरॉन्स ऐसे वे में बिहेव कर लेंगे, आपका अवेयरनेस से पहले आप डिसीजन ले चुके हैं। यस, अगर आप चुनाव करने से पहले, अवेयर होने से पहले आपके दिमाग ने एक डिसीजन बना लिया है, तो बताओ किसने डिसीजन बनाया है? तो भाई, yes. I had asked you a very simple question early on, right in the beginning. I said whether free will there, whether free will not there. Brother, what do you think? Personally, I think
इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल, और अगर मैं इसमें एंट्रोपी भी लेके आऊं कि यूनिवर्स में इतनी रैंडमनेस है और रैंडमनेस हमेशा बढ़ेगी, लेकिन इस धरती को ये सब संसार एक साथ एक सटीक वे में चल रहा है। सारी चॉइसेस हमारे पास नहीं है, मगर किसी जगह एक जगह आती है, मतलब कि मोटे मोटे स्तर पर हाँ बहुत But सारी चीजें डिसाइडेड है। आप अपने थिंकिंग में खुद को डिटर्मिनिस्ट मानोगे या फ्री विल मानोगे? मैं मिक्सचर ऑफ बोथ। यस 95 ये अभी ये अगर आपने कभी तख्ता पलट नहीं देखा है तो ये यहाँ आप सामने देख रहे हैं। हम पहले डिसाइड कर चुके थे कि भाई तू डिटर्मिनिस्ट है ना, कहता है हाँ, अब इधर आके बदल रहा है। एनीवे देखो क्या होता है, इसे थोड़ा सा क्या है ना, हल्का सा लीनिंग टुवर्ड्स डिटर्मिनिज्म है, क्योंकि हार्डकोर साइंस वाला बंदा है ये, है ना। एंड कोई भी क्योंकि डेफिनेटिवली ये नहीं बता पाया कि ट्रू रैंडमनेस एग्जिस्ट करती है। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ साइंस के हिसाब से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर रैंडम देख, अभी क्या लग रहा है कि बहुत सारे ए से लेकर जेड तक ऑप्शन है, ये अभी तक हम मान रहे हैं ना। देखो साइंस इतनी जल्दी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता। हम थोड़ी ना कि हम कोई भी मजहब है जो कि बता ही दे सब कुछ है। हमारी किताबों में हर एक मजहब को बोलता हूँ, लोग गाली बोलते हैं, बोलने तो जिनको देना है, भाग भाग डरते क्या तेरे से? नहीं मैं थोड़ा डरता हूँ, मार देते हैं भाई। नहीं उतना भाई उतना नहीं डरते यार। एक आध आके शो में मारना है, उसका वीडियो बना के फिर वायरल हो जाएंगे, फिर शो हाउसफुल होंगे लाइक दैट ब्रदर। कंट्रोवर्सी बेटे वीडियो बन जाएगी, ले चले गए मतलब साइंस ना बहुत अच्छे से इसको टेक करती है यार, कि वो क्वेश्चन करने का रास्ता दे देती है। Yes. रैंडमनेस है, पॉसिबिलिटीज है, कई चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं। शायद एक चॉइस तुम्हारे पास खुद हो कि उस रैंडम में से एक चॉइस तुम्हारी भी हो, ये भी एक चांसेस हो सकते हैं। यस तो क्या हो रहा है, ये जो न्यूरोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्चुअली एक फिलोसॉफिकल आइडिया को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए किया गया था कि क्या वाकई हम इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस कोई चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल था। उन्होंने ये कहा था कि भाई तुम्हारे सामने एक घड़ी घूम रही है, तुम कभी भी बटन दबा देना, बस हमें ये बता देना तुम कब कि तुमने कब दबाया था। ठीक है। अब वो साथ ही साथ उनके ब्रेन की मैपिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए कि उन्होंने एक बटन दबाया, तो इंसान ने लगभग 200 मिलीसेकंड के बाद कहा कि यार मैंने ये इस समय दबाया था, मगर ब्रेन मैपिंग ये दिखा रहा है कि 500 मिलीसेकंड्स पहले ही सिग्नल जनरेट होने शुरू हो गए। तो क्या हमारे दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है जो पहले से ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है ना, कॉन्शियसनेस के ऊपर, क्योंकि सिग्नल तो पहले ही आ गया ना, बिफोर आपको लग रहा है कि आपने अभी चूज किया है, बट ब्रेन मैपिंग तो दिखा रही है भाई सिग्नल आ गया है। तो एक्चुअली बेंजामिन लीबे ने भी ये कहा था कि ये स्ट्रिक्टली ये नहीं बताती है कि हमारे पास फ्री विल नहीं है, ये हमें शायद ये भी बताती है कि हमारे पास फ्री वोंट है। मान लीजिए ये बहुत अच्छा है। मान लीजिए कि आप उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, आप देख रहे हैं कि घड़ी टिक 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 जा रही है, ठीक है, आपके ब्रेन में एक सिग्नल आया कहीं से तो कि भाई अब दबा दे, आपने नहीं दबाया। ये चॉइस तो कम से कम आपके पास है, वाह शायद है ना। मुझे लग रहा है दूसरी बात ये कि एक और जो इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये आती है वो ये है कि हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि शायद एक सेंट्रल कमांड सिस्टम है ना, वहां से सब कुछ जो है जनरेट होता है, वहां पर कोई बैठा है बॉस, ठीक है, और वो बता रहा है कि भाई अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। मगर ये सिग्नल जो है, अगर सिग्नल पहले ही जनरेट हो गया और आदमी क्लेम कर रहा है कि भाई मैंने अभी किया है, तो ये सिग्नल आया कहां से? तो हमारे दिमाग के भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें हम पूरी तरह नहीं समझ पाए। शायद कॉन्शियसली हमारे पास फ्री विल है। कॉन्शियस का मतलब यह है कि अगर मैं पूरे अपने होशो हवास में कोई डिसीजन लेता हूं तो मेरे पास पूरी फ्रीडम है कि मैं क्या डिसीजन लूं। मगर अनकॉन्शियसली हमारे पास शायद फ्री विल नहीं है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में ये जो कमांड आया था, जो जनरेट हुआ था, ये अनकॉन्शियस माइंड से जनरेटेड सिग्नल्स हैं। तो यहां पर भी देखिए डेफिनेटिवली हम बता ही नहीं पा रहे हैं कि क्या एक्चुअल में मर्जी है, हमारे हाथ में चीजें हैं या नहीं है। यू कैन डू व्हाट यू विल बट यू कैन नॉट विल व्हाट यू विल ब्रदर। हाउ मच वुड कैन चक वुड। मैं वही बोल रहा था, इसका मतलब फ्री विल है कि नहीं। मैं उन सब लोगों से इस वीडियो के जरिए, वीडियो हम खत्म भी करते हैं, बैटरी भी खत्म हो रही है, आई गेस डिस्कशन भी अच्छा हो गया है
इस वीडियो के जरिए मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, देखो अपन वापस उसी टॉपिक पे चले जाते हैं, फ्री विल और फ्री वॉन्ट के ऊपर जब हमने कंक्लूजन पे लाया, फ्री वॉन्ट तो शायद है कि आप चुनाव कर सकते थे कि आप कितनी तेज लाठी मारने वाले हो। मतलब ये देखिए, मैं इससे जिन स्टूडेंट्स ने, जिन लोगों ने वहां पे वायलेंस किया, वी आर नॉट इन सपोर्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ वायलेंस। ये मैं आपको खुले टाइम से मैं बोल रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, हम लोग किसी से अलाइन नहीं करते हैं, किसी पार्टी से हमें कोई फंड नहीं मिलता है, मिलना होता है मैं बता सकता हूं किनको मिलता है, खैर उन सब बातें नहीं करनी है मुझे। मैं बस ये बोल रहा हूं कि जमीर जिंदा रहना चाहिए। फ्री वोट तो शायद है आप लोगों के पास, उनके पास जो उठा रहे हैं डंडा, कितनी तेज मारना है वो चुनाव को रोक सकते थे। आई गेस फ्री विल है या नहीं, ये सवाल तो शायद इंसान अपने ताउम्र जीता रहेगा इस सवाल के साथ। फ्री वोट तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है कि है। और साथ ही साथ देखिए, कई सारे लोग जो इन प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, कई सारे जो पीड़ित लोग हैं वो यंग लोग हैं, जज्बाती लोग हैं। एक बात थोड़ा आप सोच जरूर लीजिएगा यार, वायलेंस बड़ी ट्रिकी चीज होती है, बहुत ज्यादा। कोई अगर आप पे कर दे, मतलब इस महात्मा गांधी को जो हम ग्रेट कहते हैं, वो हम कहते हैं इसलिए कि वो दुनिया का इकलौता बंदा था जो वायलेंस को समझकर उसे चूज नहीं करता था। ये बात समझने में लोगों को सालों लग जाएंगे। मैं इस पॉडकास्ट में या इस वीडियो पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको ये चीजें, मगर आप ये सोचिए कि अगर कल को आपको लग रहा है कि अगर हमारे साथ इस कदर से गलत हो रहा है तो हमें भी किसी के ऊपर जुल्म करना चाहिए, तो कल को आप फिर सरकार बनाओगे, आप सत्ता में आओगे, आपके साथ ऐसा ना हो, ये आप कैसे जस्टिफाई करोगे? ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। तो देखिए, सहानुभूति तो है ही, एम्पैथी है ही, सिंपैथी है ही, सभी जिनके साथ गलत हो उनके साथ है। लोग बोल रहे हैं पुलिस वालों को मारा गया, जिन पुलिस वालों को बहुत ज्यादा मारा गया है, भाई उनके पास सच में फ्री विल नहीं है। उनको करना जो जिन लोगों ने सरकारी नौकरी की है, आपको पता है आपके पास चॉइस नहीं होती। ठीक है, मैं सरकारी डॉक्टर हूं, अगर मुझे कभी कॉल आ गया इधर जाना है तो भाई जाना है ना, तो नहीं होती है उनके पास। लेकिन वायलेंस किसी भी वे में कभी भी अच्छा नहीं है, नहीं हो सकता है, ना ही कोई सेंस नहीं बनता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं तो नाटक भी करता था, अभी तो खैर वीडियो खत्म हो रही है। मैं बता रहा हूँ कि मैं पीयूष मिश्रा साहब के साथ जब नाटक करता था, शहीद सुखदेव का किरदार निभाता था मैं उसमें, और उसमें नाटक खत्म होते होते मिश्रा जी के भी शब्द में जो भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह ने खुद बोला था कि गांधी का मार्ग सही है। और ये आप पढ़ना उनकी जीवनी में कि कभी भी गोली से क्रांति नहीं लाई जा सकती, ये कहा है। ऐसे मैं अपने साइड से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझिए कि भगत सिंह और गांधी दो पोल अपार्ट आपको दिखते हैं लेकिन थे नहीं। आपको जितनी गाली देनी है मुझे इस वीडियो में दे देना कि महात्मा गांधी को महात्मा कहने के लिए अगर मुझे गाली पड़ेगी, इसको पड़ेगी, कोई टेंशन नहीं है हमें। आज भी अगर हम लोग साथ आए हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, तो वो इसलिए कि गांधी का मार्ग अपनाया गया था वांग चुक के द्वारा। फ्री विल है या नहीं, साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से भी एक पुख्ता जवाब नहीं है। आइंस्टाइन भी उसी पे लड़ रहा था, न्यूटन भी उसी पे लड़ रहा था, इनफैक्ट श्रोडिंगर और ये हाइजेनबर्ग, ये सब उन्हीं पे डिस्कशन कर रहे हैं। रैंडमनेस का होना, फ्री विल का होना जस्टिफाई नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। ये लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि आपकी कॉन्शियसनेस रिजल्ट चेंज कर रही है, नहीं, आप एक्ट ऑफ मेजरमेंट है ऑब्जर्वेशन। इसको अंतर कर, फिलोसफिकल टर्म्स में हम इसको बहुत सिंपली कर देते हैं, बट उसके लिए दिव्य कीर्ति सर ने बेहतर समझाया। उन्हीं को देखिए भाई, उनकी वीडियो देखना। यस, बस एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ था कि फ्री वोंट है, वायलेंस नहीं करना ये आपके हाथ में। फ्री वोंट है आपके पास, ये फ्री वोंट आपके पास कि यू वोंट पार्टिसिपेट इन वायलेंस। बिल्कुल, साथ ही साथ यू वोंट टॉलरेट वायलेंस आइदर, बिल्कुल नहीं, वायलेंस टॉलरेट भी नहीं करनी चाहिए और नहीं करेंगे। जो हुआ है वो गलत है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सो कॉल्ड जो अजीब सी ताकतें जो एंगल ला रहे हैं कि हर एक बंदा पॉलिटिकल बंदा अपने पॉलिटिकल व्यूज लेकर आ रहा है, वो सबके भी सपोर्ट में नहीं है। वी स्टैंड विद स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स ओनली, ये बात मैं इस वीडियो से भी जाहिर कर दे रहा हूँ। तो इन सब के लिए जिन्होंने सो कॉल्ड मजहब को लेके मुझे गाली दी, कोई बात नहीं, देते रहिए, लेकिन वही बात है कि सिर्फ लोग हमको दुश्मन जा कहते हैं, हम तो इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं। और एक बहुत अच्छा शेर जो आज सुबह सुबह पढ़ा था, मैंने स्टोरी में डाला था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, घास का बना हुआ ना, कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पर मैं भी चुपता, मेरी बारी अब आई है, मेरे कत्ल पर आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। धन्यवाद, जय हिंद।